अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जाम, शॉर्टली विच वी कैन कॉल एज ऑस्की एंड ऑस्प। अच्छा, इससे पहले जो हम जब डिस्कस कर रहे थे कि इन द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेज जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं तो वी कैन असेस देम इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज इफ वी आर गोइंग टू असिस्ट देयर नॉलेज, तो हमारे साथ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी। और अगर हम उनकी प्रैक्टिकल स्किल जो है, जो क्लिनिकल स्किल्स जो है इन साइकोमेट्रोडोमेन जो है, ये हम उनका अगर हम असिस्ट करना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ कौन कौन सी ऑप्शन है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है। जो नॉलेज असिस्ट करने की है उसमें भी हमने एक नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हमने डिस्क्राइब की थी, एंड among them we discuss and share with you people the multiple choice question in detail about what are the pathologies, anatomy of MCQ, what is the pathologies MCQ, मैनेजमेंट किस तरह हम करेंगे इनके, और जो कॉमन फ्लॉज जो है ये किसी भी एमसीक्यू में को हैं, ये कौन कौन से हैं। उसका मकसद ये था कि why we have to be specific emphasis on the MCQ in the different assessment options of the knowledge, because आजकल हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें मोस्टली जो असेसमेंट मेथड्स है ऑफ द नॉलेज दिस इज थ्रू द एमसीक्यू। दैट्स व्हाई हमने जो है सबको एक्सप्लेन किया, लेकिन ब्रीफली फिर एक्स्ट्रा लेक्चर हमने लिया था एनाटॉमी पर। इसी तरह हमने बहुत सारे ऑप्शंस डिस्क्राइब की थी असेसिंग द क्लिनिकल स्किल्स, द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स अमंग द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द हेल्थ साइंसेस। इनमें से एक जो था दैट वाज द ऑस्पी एंड ऑस्की। लेकिन चूंकि ये चाहे मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस लेवल पर हो या बैचलर लेवल पर हो या डीपीटी हो या नर्सिंग हो, जितनी भी ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है इन पाकिस्तान मोस्टली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड व्हिच इज यूज्ड टू असेस द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ऑस्पी एंड ऑस्पी, इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली दे आर ऑलमोस्ट प्रोसीजर वाइज एंड एज वेल एज द मैनेजिंग वाइज की इसकी मैनेजमेंट किस तरह होती है, एंड पर्पस जो है ये दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द मेन थिंग इज द कंटेंट। यूजुअली जो ऑस्पी होती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, ये बेसिक साइंसेस के लिए होती हैं, एंड मिसाल के तौर पर वी कैन कॉल एज एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री, या सपोज एंड द डीपीटी देयर इज अ सब्जेक्ट काइनेसियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स। तो इन बायोमैकेनिक्स, काइनेसियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स जो असेस करते हैं, सो दैट इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जाम। और आगे इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस कि व्हाई इट इज बेटर देन द रूटीन एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल एग्जाम, ऑस्पी क्यों बेहतर है। जबकि आस्की जो है विच इज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जाम, दैट सिंपल मीन द सेम पर्पस, बट व्हेन वी आर असेसिंग the students for their clinical skills, and even इसमें हम जो है कुछ बेसिक साइंसेस से की भी कुछ डाल सकते हैं, बिकॉज मच ऑफ द कुरिकुलम दैट इज इंटीग्रेटेड कुरिकुलम नाउ इट इज द कॉमनली यूज्ड। लेकिन मोस्टली जो हायर लेवल, यानी जब विन दे रीच देयर लास्ट ईयर्स, क्लिनिकल ईयर्स, जब वो पहुंच जाते हैं बेसिक साइंसेस से निकल के, तो फिर उनकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है दैट वी कैन चेक एज अ एग्जामिनर्स, एज अ टीचर्स, हम जो है आस्की से जो है उसमें चेक कर सकते हैं। मोस्टली दे आर ऑल क्लिनिकल विनिटीज एंड सीन्यूज पर बेस होती है। सो हम यहाँ पे डिटेल से आस्की डिस्कस करेंगे। एज हमने कहा कि दोनों की जो प्रोसीजर्स है, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की जो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो हम आस्की को जो है ये डिटेल्स एज अ मॉडल यूज करेंगे, फिर आगे जाके एट द एंड हम आस्पी भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, ASCII जो है या ASPI, इट्स acronym of some words, OSCE or OSPE, that mean the objective structure clinical and practical exam, and this C and P that will identify and will decide that what are the level of our students, और हम क्या जो है कहने सीखने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या उनसे हम कराने जा रहे हैं। सो जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वी कैन से दैट कि इस आउटकम क्या है हमारी इस लेक्चर के। सो हम बात करेंगे सबसे पहले आस्की की फॉर्मेट पर कि व्हाट इज द
एक्चुअली दिस प्रोसीजर इज एग्जाम किस तरह होता है कि इसमें किस तरह की जो सिचुएशन और थोड़ा सा बैंक फॉर्मेट भरेंगे, इस पे पर्पस पर बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द OSCE। और फिर ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए इसके डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या है किसी भी OSCE एग्जाम के लिए। एंड द एट द एंड द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द OSCE दैट विल बी ट्रेनिंग ऑब्जर्वर्स, हाउ वी कैन ट्रेन द एग्जामिनर्स, और कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स से कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग जो है ये ज़रूरी होती है। Training observers is very necessary if we talk about the OSCE, क्योंकि इसकी एग्जामिनर्स की अगर इफ दे अनट्रेंड सो माइट बी वैलिडिटी जो है इसकी फिर मुतासिर होगी। और अगर जो है जो पर्पस है जो हम चाहते हैं जो हम हासिल करना हो शायद वो उसी इफेक्टिव वे में जो है हम अचीव ना कर सकते। दैट्स व्हाई जो एग्जामिनर्स है जो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स होते हैं दे शुड बी ट्रेन, और उसके लिए क्या किस तरह ट्रेन करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट और भी इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में शॉर्ट डिस्कस करेंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी स्कोरिंग किस तरह होती है, यानी जिस तरह हम प्रीवियस भी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, द कंपेरिजन डिटेल में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज चेकलिस्ट एंड व्हाट इज द दैट ग्लोबल स्कोरिंग स्केल। और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इनमें भी रिवाइज करेंगे, रिवीजन होगी हमारी अबाउट की चेकलिस्ट क्या है और ये जो ग्रेडिंग स्केल है या जो ग्लोबल स्केल है ये क्या चीज़ है और कौन सा बेहतर है और किस सिचुएशन में कौन सा यूज हमें करना चाहिए। एंड देन एट द एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द OSCE। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट ऑफ एन OSCE पर कि इसकी फॉर्मेट किस किस तरह होती है। बेसिकली ये पहली दफा जब 1970s में ये इंट्रोड्यूस हुआ, सो इसको कहा गया कि दिस इज द टाइम एग्जामिनेशन। और उस वक्त से आज तक जो है एक सेम यही प्रिंसिपल अभी भी इसमें होती है कि इसमें स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्टेशन पे डिवाइड किया जाता है और हर एक स्टेशन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और ये टाइम जो है अमूमन जो है यूनिफॉर्म टू ऑल स्टेशन होती है। अब क्वेश्चन दूसरा ये भी होता है कि ये कितनी आवर्स की ये होनी चाहिए। सो ओवरऑल जो है ये 2 से 2.5 आवर्स तक पूरा एग्जाम होनी चाहिए। और स्टेशन जो हैं ये मुख्तलिफ एग्जाम्स के उस पर होती हैं, सब्जेक्ट्स पर होती हैं। दैट मे बी फ्यू एज 5 6 7 8 अप टू 10 भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 20 25 तक भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर अप टू 20 या लेस देन 20 जो है ये इसको रखनी चाहिए ताकि इसकी जो वैलिडिटी है वो भी बरकरार रहे। तो इस OSCE डिज़ाइन में स्टूडेंट्स जो हैं एक एक स्टेशन पे बैठते हैं और वहाँ पर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो वहाँ पर एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को परफॉर्म करेगा या वहाँ पर लिखेगा। मतलब दैट में भी प्रैक्टिकली उसको करना है या वहाँ पे रिटन भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। एंड देन ही और शी हैव टू शिफ्ट टू अनदर स्टेशन, और उस स्टेशन पे भी उसको इसी तरह उसको इस इंस्ट्रक्शन मिलेगी, और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसने फिर नेक्स्ट स्टेशन पे अपना वो टास्क कंप्लीट करना है। और जो सिटिंग्स होती हैं उन सिटिंग में एक एग्जामिनर या एक सपोर्टिंग स्टाफ में से कोई ऐसा होते जो जिनके साथ बिल होता है वो बजिंग करता है उसकी, वो बजाता है जब एक टाइम स्टॉप वॉच जो है के मुताबिक टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो एक वहाँ पर बिल बजाया जाता है और उस स्टूडेंट ने उस स्टेशन को छोड़ के नेक्स्ट स्टेशन पे जाना होता है। वहाँ पे हर एक स्टेशन मुख्तलिफ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं भी एक एक्टिंग एक्टर्स वी कैन से दैट सिमुलेटेड, यानी डमी पेशेंट जो है उनको बैठाया जाता है, स्टैंडर्डाइज पेशेंट जिसे SPO कहा जाता है, ये बैठाया जाता है। उस पर कुछ प्रोसीजर करनी है दैट मे बी regarding the history taking, regarding the different examination procedures, diagnostic tests हो गए। और उसके बाद जो है वो एक ऑब्जर्वर जो होगा, इफ देयर इज इस तरह का एक मॉडल है, एक पेशेंट है,
और इसको जो टास्क दिया गया है सो वहाँ पर एक एग्जामिनर भी होगा और वो उसको ऑब्जर्व करेगा और उसकी जितनी भी स्टेप्स है उन सब के उनके हाथ में एक चेक लिस्ट होगा एंड ही विल ऑब्जर्व एंड विल मार्क द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दैट चेक लिस्ट। तो ये इस तरह होता है कि और इसमें ये भी हो सकता है कि देयर इज नो सच पेशेंट, देयर इज नो मॉडल एंड इनको एक प्रोसीजर दिया गया है, एक सपोज एक इन्वेस्टिगेशन दिया गया है या एक एक्सरे जो फिल्म है या इमेज है, एक सिटी स्कैन है उनके सामने रखा गया है एंड दे हैव टू रीड दैट स्कैन और उसको फिर लिखना है कि भाई व्हाट आर द नॉर्मल फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस या क्या क्या उसमें ऐसी साइंस है जो वो फिर उसको लिखेगा। तो ये फिर उसके डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, लेवल क्या है स्टूडेंट की, तो उसके मुताबिक जो है तो ये इम्पोर्टेंट चीज जो आस्की में ये है कि स्टेशन और कंटेंट से बनाने से पहले जो है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, और ये वो फेज है कि जिसमें से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होनी चाहिए, मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होना चाहिए और उनमें एक एक टीम होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि कहाँ से ये कंटेंट आएंगी। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ जगहों से ज़्यादा कंटेंट आते हैं, कुछ जगहों से कम कंटेंट आ जाता है, तो ब्लू प्रिंटिंग जो है या मैपिंग जो है दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन द मैनेजमेंट फॉर सच। तो यहाँ पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह मैनेज करते हैं। और तो ये उसका बेसिक फॉर्मेट होता है कि इसमें से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं एंड इफ देयर इज जस्ट राइटिंग सो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन, दे विल जस्ट राइट द आंसर ऑन द पेज एंड दे विल कीप द पेज देयर सेल्फ, ये वो अपने साथ लेके जाएंगे एंड विल सबमिट एट द लास्ट स्टेशन। और कुछ स्टेशन पे जो है देयर जस्ट पॉलिटिकल प्रोसीजर्स होंगे और लेकिन वहां पे फिर ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। क्लिनिकल एग्जामिनर्स होते हैं वहाँ पे एंड एक एक स्टेशन पर जो है उनको, और एक एग्जामिनर जो है हर एक स्टूडेंट को, यानी इस तरह नहीं कि स्टूडेंट टीचर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही ऑब्जर्वर, एक ही क्लिनिकल एग्जामिनर जो है एक स्टेशन को ऑब्जर्व करेगा और इसकी मार्किंग करेगा। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो रिलेबिलिटी है इसकी जो स्कोरिंग की रिलेबिलिटी है वो मुतासिर नहीं होगी और यूनिफॉर्मली सबके साथ जो है एक जैसा असेसमेंट होगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जो अमूमन तमाम बेसिक साइंसेस जो होते हैं उसमें होती हैं तमाम जो हेल्थ साइंसेस है, दैट मे बी द पैरामेडिक साइंसेस, दैट मे बी द नर्सिंग साइंसेस, मेडिकल साइंसेस आर द रिहेबिलिटेशन साइंसेस। सो आज की जो है ये एक मल्टी स्टेशन, जैसे हमने कहा है कि मल्टी स्टेशन जो है होती हैं और यूजुअली ऑल द स्टेशन दे आर इक्विप्ड इन अ सिंगल रूम इन अ सिंगल हॉल। अदरवाइज जो है पे उसकी वैलिडिटी अवेलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी इफ देयर इज बीन जितनी भी स्टेशंस है इफ दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट रूम्स एंड सो दीज आर मल्टी स्टेशन मल्टी टास्क असेसमेंट प्रोसेस। और एक एक स्टेशन पे जो है स्टूडेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा और फिर आगे जाएगा। सो दीज कैन बी क्लिनिकल और दीज मे बी द प्रैक्टिकल टास्क एंड ही हार्डन वाज द पर्सन जिन्होंने पहली दफा 1975 में इस प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करवाया था। और आजकल जो है मोस्ट कॉमनली अमंग ऑल द कंट्रीज जो है यूजुअली यूज होती हैं इन असेसिंग द प्रैक्टिकल competencies ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेस। और अब स्टेशन किस तरह होते हैं, हमने कहा कि देयर मे बी थ्री टाइप्स ऑफ स्टेशंस इन अमंग दी स्टेशन। और ये जो है इसकी फॉर्मेट जो है या तमाम पेशेंट बेस्ड हो सकते हैं, तमाम क्लिनिकल टास्क हो सकते हैं या जो है कपलेट्स हो सकते हैं जिसमें रिटन और जो क्लिनिकल है या पेशेंट बेस्ड, ये तमाम दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये डिपेंड भी करती है कि इफ इट इज ऑस्पी, जैसे अभी ये हम एंड में डिस्कस करेंगे जो बेसिक साइंसेज में होता है, तो वहाँ पर फिर यूजुअली जो है ये पेशेंट बेस्ड उसमें बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द रिटन टास्क या क्लिनिकल टास्क, यानी वो भी जो क्लिनिकल सीनियर्स वो भी रिलेटेड टू द बेसिक साइंसेज होते हैं, अप्लाइड उसमें होती हैं, सीनियर्स होती हैं। जैसे जैसे ही क्लिनिकल ईयर्स में एंटर होते हैं, फाइनल ईयर्स या सेकंड लास्ट ईयर्स में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर फिर पेशेंट बेस्ड जो है या वी सिंपल वी कैन से दैट स्टैंडर्डाइज
पेशेंट जो है वो फिर इसमें शामिल हो जाते हैं। सो ये तमाम फॉर्मेट जो है दे आर वैलिड एंड दे आर ओके। ट्रेडिशनली जो है ये होता है कि इसमें रिटन भी होते हैं, as we can say that here two are the them is written and the sequences के एक first one is the patient based, then there are two clinical task station, then there is a written task, again there is a SP station, and then there is a and so on. So this is the traditional ASCII we can say that, जिसमें तीन किस्म के स्टेशन जो है ये मौजूद होते हैं। वो एक फॉर्मेट ये होता है कि जिसमें एसपी बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। एसपी मीन स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट जो है, जिसमें तमाम के तमाम स्टेशन पर एक सिमुलेटेड पेशेंट, वी कैन से दैट दे आर जस्ट एक्टर्स, और वो ट्रेन होते हैं इसमें कि दे हैव टू एक्ट लाइक ए पेशेंट, बट एंड व्हाई दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन एंड दे आर एक्टर्स, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि व्हेन दे आर द एसपी फॉर वन स्टूडेंट टू अनदर, so that should be have uniformly and consistently similar way into all, क्योंकि if वो उसमें से if there is deviation आती है उसकी, उसमें तो सैम्पलिंग एरर भी होगा, इसके साथ साथ रिलेबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट, सिमुलेटेड पेशेंट, दे आर क्वाइट ट्रेन, या उनको पहले ट्रेन किया समझाया जाता है कि वो किस तरह जो है बिहेव करेंगे। एंड स्टेशन कपलेट जो है वो एक स्टेशन पे दोनों होते हैं कि इसने पेशेंट के साथ डील भी करना है, और फिर उनकी जो फाइंडिंग्स आती हैं दे हैव टू राइट देम, सो उसको फिर स्टेशन कपलेट भी कहा जाता है, कि जिसमें रिटन टास्क भी एंड पेशेंट बेस्ड दोनों एक स्टेशन पर मौजूद होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है और दैट्स आल्सो वैलिड। अब आते हैं टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ द ऑस्की, कि हम क्यों करते हैं इसकी। तो एक सिंपल ऑब्जेक्टिव जो है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज जस्ट फॉर द practical assessment of our students. According to the that Miller pyramid, there are 4 categories of learning, और जिसमें से एक स्टूडेंट जब किसी भी डिग्री, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होता है, सो उनकी बेसिक ईयर्स में he just knows about the different subjects and basic sciences, and फिर उसकी थोड़ी सी knows how कैटेगरी में एंटर होता है, और फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल व्यू आती है कि शोज, और फिर वो खुद कर लेता है एट द एंड व्हेन ही बिकम इंडिपेंडेंट, एंड वहाँ पे फिर उसकी सुपरविजन की जरूरत भी नहीं होती। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के, और इसमें हर एक कैटेगरी की डिफरेंट वेज होते हैं असेसमेंट की। हम इसमें तकरीबन 2-3 लेक्चर्स में हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। सिंपली जो है मोस्टली ये आस्की एंड आस्पी हैं कि ये हम लास्ट 2 को हम चेक करने की शोज हाउ एंड डस के लिए ये आस्पी एंड आस्की जो है यूज होती हैं। ये मिलर पिरामिड हम एमसीक्यूज में भी हमने डिस्कस किया था कि वहां पर नोज एंड नोज हाउ जी इनिशिएट टू है व्हिच इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन व्हाइल दीस टू आर द साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन या नॉलेज है उसको असेस करने के लिए एमसीक्यू मैचिंग एक्सटेंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये तमाम जो है इसके लिए यूज होते हैं। बट अमंग देम एमसीक्यू दे आर द मोस्ट कॉमन, दैट्स व्हाई हमने इस पर अलग से एक सेशन लिया था। सिमिलरली इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन आस्क की जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज, दैट्स व्हाई आज हम इस पर बात कर रहे हैं। तो इसका मेन यही पर्पस होता है कि हम अपनी ही स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर स्किल्स है, जो इनकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, दैट इज क्लिनिकल स्किल्स है, उसको हम मेजर करें थ्रू ए प्रॉपर एंड वैलिड वे, एंड दिस इज द मोस्ट वैलिड वे, द आस्की। So, as we have discussed, the last two, the last and the second round, they just check the behavior, attitude, and psychomotor domain, as well as the initial two, they just check the cognitive domain of the students. So that's why ASCII, जो है, this is the best tool to use and very tool and reliable tool to check shows how, यानी स्टूडेंट को कोई टास्क दिया जाता है और फिर इनको कहा जाता है कि आप इसको परफॉर्म करें, एंड देन दे विल डू इन अ स्पेसिफिक वे। आप वो गलत करते हैं, सही करते हैं, इसकी फिर मार्किंग जो है एग्जामिनर करेगा अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान एंड एस्टेब्लिश्ड कंस्ट्रक्टेड चेकलिस्ट।
तो ऑब्जेक्टिव जो है आस्की का ये होता है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटेड विद द सेम टेस्ट, और यही इसकी एक ब्यूटी है कि इसमें इसकी रिलेबिलिटी जो है ये हाई होती है। हर एक स्टेशन पे हर एक स्टूडेंट ने बैठना है, हर एक स्टेशन हर एक चीज उसको सिमिलर होगा। जबकि उसमें ब्रॉड आइटम जो है, ब्रॉड कंटेंट जो ये हम कवर कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा हम स्टेशन डालेंगे उतनी ही ज्यादा कंटेंट जो है उसमें हम कवर कर सकते हैं। तो और इसमें जो स्टेशन में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स रिलेवेंट टू दैट क्लिनिकल स्किल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट जो है ये हम असिस कर सकते हैं, लाइक द हिस्ट्री ट्रैकिंग, बोथ the subjective history and both the objective history and objective examination and subjective examination. Subjective examination is also known as the history taking. तो हिस्ट्री टेकिंग और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी हो सकती है, एंड दैट बी द फिजिकल एग्जामिनेशन और द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सच प्रोसीजर्स एंड एज वेल एज द डिफरेंट अदर प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उसके बारे में भी क्वेश्चन की जा सकती हैं। Why they are known as the structure? Because all the marking scheme जो एक स्टेशन की वो पहले से स्ट्रक्चर होती हैं, और छोटे से छोटे कंपोनेंट की भी मार्क्स, लेकिन सपोज एक स्टेशन के 10 मार्क्स होते हैं, तो ये 10 मार्क्स सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये एक्टिविटी करे। सपोज किसी भी पेशेंट को जो है इंट्रामस को इंजेक्शन लगाना है, सो हाउ ही इज इंजेक्टिंग दैट फिलिंग, सो इसके 10 मार्क्स नो, उसके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं विच आर may be relevant to the attitude which is the हमारी जो इफेक्टिव डोमेन है उसके साथ भी उसका ताल्लुक है, तो इसके भी अलग मार्क्स होते हैं, कंसर्न के होते हैं, एंड एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ दिस इंटरवेंशन टू द पेशेंट, ये भी उसमें अगर हो जाता है। तो इट मीन जो इसकी उसको फिर सब कंपोनेंट पे डिवाइड किया जाए तो हर एक कंपोनेंट के अलग मार्क्स होते हैं। तो ये जो इसका आंसर होता है, इसका जो मार्किंग स्कीम होता है, ये पहले से जो है स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट जो है यूनिफॉर्मली जो है इंटरेक्ट करेगा एज एग्जामिनर। एंड दैट्स व्हाई हमने स्टार्ट में कहा कि व्हाई training of the examiner is necessary, because they have to be reliable, they have to be they should be known to the familiar and known to the procedure through which they have to check the checklist, they have to mark the checklist, the mark the student। तो अगर वो सही तरीके से उस चेकलिस्ट के साथ फेमिलियर नहीं है, सो ऑब्वियसली रिलेबिलिटी ऑफ दैट टेस्ट जो है दैट आज की वो थोड़ी सी मुतासिर होगी। Clinical examination, in this we as examiner we test the different particles and different competencies which are relevant to the clinical procedure, clinical skills. And candidate have to demonstrate their skills, not just describe the theory, which is actually in the MCQ से भी हम चेक कर सकते हैं, short essay question या short answer questions उससे भी हम कर सकते हैं, and such how ये आस्पी में फिर भी जो है ये हम थोड़ा ये कर सकते हैं कि दे हैव टू राइट, but in the clinicals there are a large proportion of exchanges which are based on the practical procedures. Now the third agenda which we are going to discuss, and that is the advantages and disadvantages। हर एक स्किल की हर एक जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, टेस्ट मेथड होता है, इन सब की जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स सब के होते हैं। बट हमने फिर देखना होता है कि विच वन इज मोस्ट वैलिड एंड रिलायबल, उसको हम जो है अपने स्टूडेंट्स, और ये जो आस्की है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट वैलिड। सो एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, देन हम डिसएडवांटेजेस की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वाइडर सैम्पलिंग देन द ट्रेडिशनल मेथड, इसमें ये होता है कि थ्रू द ब्लूप्रिंट जो हमारे साथ पहली होगी एक मैप होगा, कंटेंट मैप होगा, तो उस मैपिंग के जरिए जो है हम बहुत सारे कंटेंट को कवर कर सकते हैं। लाइक सिंपल अगर आप वाइवा ले ले या एक उनसे आप ट्रेडिशनल वे में कहें कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह करो कि आप परफॉर्म करें, तो और फिर वहाँ पे एक दो टास्क हो गए फिर उसके टाइम खत्म हो जाए।
तो इसका एक बिगर जो एडवांटेज ये है कि ट्रेडिशनल तरीके जो होते हैं इस प्रैक्टिकल एग्जाम के, उसमें ये हम बहुत सारे जो कंटेंट ये कवर कर सकते हैं. सो वी हैव a wider sampling than the traditional method. Another is the reliability. Every candidate does same examination. कि जो क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट को, तो सेम स्टूडेंट विल जस्ट अंडरगो अनदर सेम, फिर उसी क्वेश्चन को फिर दूसरा स्टूडेंट, फिर तीसरा, फिर तो एक एक क्वेश्चन जो है हर एक स्टूडेंट जो है सॉल्व करेगा. तो यहाँ पे एक एडवांटेज यही है कि दैट इज यूनिफॉर्मिटी एंड रिलायबिलिटी. एवरी कैंडिडेट जो है हर एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेगा. ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑब्जेक्टिविटी, एज यहाँ पे मार्किंग जो है वो भी थोड़ी सी बहुत करेक्ट होती है इन सेंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर चेकलिस्ट की वजह से. सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो है ये बहुत कम होती है और ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रेडिशनल, जहाँ पे मोस्टली जो है देयर इज सब्जेक्टिविटी. So ASCII station, they are reusable. We can, yeah, they can be used again and again, and better psychometric than the traditional method, which means the retest reliability. We can say that yeah, जो content validity है, face to face validity है, इंटररेट और रिलायबिलिटी, ये तमाम जितनी भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं ये इसके बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू द अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टेकिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. क्वालिटी ऑफ एन असेसमेंट जो है विच इज अ फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूटिलिटी जो है दैट कैन बी चेक थ्रू द रिलायबिलिटी, फिडिलिटी, एजुकेशनल इम्पैक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी. और ये इन तमाम को अगर हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फिजिबिलिटी, इन सब को अगर हम देखें, इन सब जो है इन सब में ASCII जो है is much more better than the other options of taking the practical examination of the students. So careful specification of the content and it's called as validity. It means इसमें वही जो है टेस्ट की कंटेंट वही होगी जो उनको पढ़ाया गया है, जो उनकी कुरिकुलम में है. सो यूजुअली ASCII जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इट इज बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो उनको पहले से बताए गए होते हैं. सो पहले से ब्लूप्रिंट स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है. सो इसलिए इसकी वैलिडिटी जो है ये बहुत हाई होती है. यानी जो एग्जामिनर या जो कुरिकुलम जो आउटकम चाहता है, जो चेक करना चाहे, वही चेक किया जाता है. So what is supposed to assist is assist in the ASCII, and that is actually known as validity, higher validity for the ASCII. Similarly, observation of wider sample of activities, and again there will be uniformity among all these activities. So that means that is also have higher validity in the ASCII. Structure interaction between examiner and student, as we discussed earlier. Structure marking schedule in the form of that checklist or the global rating scale. And each student has to perform the same task acceptability. और ये इसमें ये है कि स्टूडेंट जो उसकी सब्जेक्टिविटी है, टीचर की सब्जेक्टिविटी, वो यहाँ पे बहुत कम होती है. यानी उसमें उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसने सही तरीके से ऑब्जर्व किया, सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि वहाँ पर एक एक कंपोनेंट एंड दैट इज वेरी क्वाइट क्लियर एंड एक्सप्लिसिट एंड दैट इज ऑब्जेक्टिवली मार्किंग होती है कि इसने ये कंपोनेंट किया, यस, सो इट्स उसके मार्क्स होंगे. अनलाइक दैट देयर इज एम्बिग्विटी मार्क्स की, जिसमें यूजुअली द असेसर जो है ये जनरली उसको जज करता है कि इसने किस तरह का किया, और फिर उस अपनी जजमेंट के बेस पर जो है ग्लोबली उसको मार्क्स दे देता है. डिसएडवांटेज भी है इसकी, और एक ऑब्वियसली इट इज वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे, बट अगेन looking into the advantages, it has been there should be no compromise on its cost, and it should be utilized, it should be conducted to assess the practical skills of our students. Time consuming to construct and administer, though जब ASCII शुरू हो जाती है तो इसमें से इतना टाइम उस पेपर नहीं लगता, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स में इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती जितनी इसके लिए स्टेशन की कंटेंट को बनाने में टाइम लगता है. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन जो है ये बनाना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ जो
एक स्टूडेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, फिर उसके साथ जो है क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन होता है, फिर इसके लिए चेकलिस्ट बनाना होता है, स्ट्रक्चर चेकलिस्ट, जिसमें सब कंपोनेंट्स क्वेश्चन को आंसर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाते हैं और हर एक कंपोनेंट के फिर मार्क्स दी जाती हैं, एंड टोटल मार्क्स दैट शुड बी सिमिलर टू द ऑल स्टेशंस। और फिर एग्जामिनर के लिए भी उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं कि जब वो किसी स्टेशन को ऑब्जर्व करेगा और उसकी स्कोरिंग करेगा, मार्किंग करेगा, तो क्या इंस्ट्रक्शन उसके लिए है। तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन में कि वैलिड कंटेंट जो होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द आउटकम्स होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम होनी चाहिए। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ए लॉट ऑफ टीम जो है इसमें लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर there is need of the medical educationist as well in the construction of the station content, as well as the subject specialist as well, and a leader as well। तो टीम वर्क के बाद जो है एंड टाइम कंजप्शन के बाद जो है वैलिड एंड गुड कंटेंट्स क्वेश्चन आएंगे which will have to be asked from the students। नीड स्पेस ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेशन जो है ये होनी चाहिए और एक ही रूम में होनी चाहिए, एक हॉल में होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस होने की ज़रूरत है, एंड नॉट ओनली दैट स्पेस, उसके लिए फिर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स की भी है, चेयर्स, टेबल्स, बिल, स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए। सो मटेरियल्स, स्पेस एंड टाइम, ये सब इसके लिए जो है लगते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन। Similarly, the examiners they have to be trained, उसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। if untrained लोग टीचर्स जो है if they are going to assist, तो might be उसकी जो स्कोरिंग है उसमें फिर इसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इफेक्ट होंगे। एक्सपीरियंस टू एडमिनिस्टर, यस अगेन एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी है थोड़ी सी उसकी एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो फ्लॉज हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इनिशियली जब पहली दफा एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में if you are going to conduct an ASCII, so there should be एक डमी ASCII होनी चाहिए कि जिसमें से मॉक एग्जाम होनी चाहिए, जिसमें से एक्सपीरियंस हो जाए, एग्जामिनर्स की भी हो जाए, स्टूडेंट्स की भी हो जाए। बहुत सारे अब हमारी जो अभी यूनिवर्सिटी है सपोज यहाँ केपी में, तमाम हेल्थ साइंसेस जो हैं दे आर, उनकी सारी एग्जाम जो है किमयू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है, चाहे वो नर्सिंग साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, डेंटल साइंसेज है, रिहेबिलिटेशन साइंसेज है, या पैरामेडिक साइंसेज है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, ये जितने भी डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ साइंसेज के इन तमाम की एग्जामिनेशन जो है ये किमयू कंडक्ट करती हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे दिस इज द सेकंड टाइम कि वो जो हेल्थ साइंसेज की है विच आर द पैरामेडिक, रिहेबिलिटेशन, नर्सिंग साइंसेज एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, उसमें अब उन्होंने आज की जो है इंट्रोड्यूस कराई है। ये मेडिकल साइंसेज में पहले से होता था, लेकिन अभी जो जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किमी ने पहले, तो ये एक obviously still there are flaws, still there is chances of mistake, गिले शिक भी होते हैं अबाउट द बिहेवियर फ्रॉम द टीचर्स स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं दे आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन, जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट यूज्ड टू हैव, और पहली दफा इसमें एंटर हो जाते हैं। तो इसमें जो है ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके थोड़ी सी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एंड इफ स्टूडेंट नॉट familiar with the OSCEs must be oriented to this assessment format, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी थोड़ी सी मॉक एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कि इसमें हम they will just studying and appearing in the exam, but that will be just a mock exam। उसमें उनकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, उनकी सिर्फ फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए सब कुछ होगा, but there will be no marking, no question। they have to sit on the chair, they have to sit to and stay in the station till that structured time, and after that they have to shift to one another। और फिर जब नेक्स्ट टाइम और ये जो सही उनकी रियल असेसमेंट होगी असेसमेंट डे पे, तो फिर उनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा, सो दे विल बी लेस मिस्टेक्स देन। अच्छा, रिलेबिलिटी जो है ये किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें अगर कोई टेस्ट है और उस टेस्ट की रिलेबिलिटी कम है, तो उससे फिर अच्छे और जो गुड एंड बैड स्टूडेंट्स का जो डिसीजन है ये बायस्ड होगा। इसमें बायसेस बहुत सारे आएंगे। Suppose if there are different questions for different students, so might be एक
ऐसे स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है जो उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई हो, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आए जिनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है, इजी क्वेश्चन आ जाए. So obviously they will have good answer and they will carry more marks than the other. तो इसलिए उसकी असेसमेंट जो है ये बाइस्ड होगी, सहेलियों की कंसिस्टेंसी नहीं है कि उसमें. इसलिए किसी भी असेसमेंट टेस्ट के लिए जरूरी ये है कि इट शुड बी अ रिलायबल टेस्ट. और regarding this psychometric property, OSCE is one of the best option because it is one of the reliable option. So reproducibility of scores across the raters which that mean the examiners, वहाँ पे हर एक स्टेशन पे एक एग्जामिनर होता है, सो दैट इज एक्चुअली चेकलिस्ट पे मार्किंग भी करते हैं, तो रेटिंग भी, दैट इज नोन एज द रेटर. क्वेश्चन केसेस एंड ओकेजन्स. और यही होता है कि जब अगर आपकी क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट आते हैं तो फिर इंटररेटर जो रेलेबिलिटी है वो मुतासिर है. इंटररेटर मीन कि जो या इंट्रारेटर या इंटररेटर ये दोनों मुतासिर होगी, क्योंकि उसमें ये है कि इंटररेटर का मतलब ये है कि जब डिफरेंट एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनर्स, तो फिर ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी वो होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं. सो दैट्स वाई वहाँ पर फिर जो है थोड़ा सा रिलेबिलिटी जो है इफेक्ट हो सकती है. दैट इज एक्चुअली दिस रिलेबिलिटी in which different examiners will observe a similar phenomenon is known as the interrogator. इंट्रोरेटर का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ एक ही एग्जामिनर सॉरी जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा है. तो उसमें भी ये इशू होता है कि जैसे उसमें क्वेश्चन आसान आता है, दूसरा मुश्किल आता है, तो फिर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट वो सही तरीके से नहीं होगी, बाइस्ड होगी. सो ये दोनों चीजें जो है इंटररेटर या इंटर ये उसमें इसलिए कंसिस्टेंट होते हैं कि इसमें नरेटर चेंज होता है, यानी वो फ्रॉम इफ वी आर 60 स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट से लेकर 60 स्टूडेंट तक एक ही टीचर जो है एक ही स्टेशन पे पढ़ रहा होता है और एक ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा होता है. इसलिए इसकी जो रिलेबिलिटी है वो थोड़ी सी हाई है एज कम्पेयर टू द बहुत हाई एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल थ्योरेटिकल एग्जाम्स. So capability to differentiate consistently between good and poor students, ये तब possible if we have that procedures like the OSCE. Competencies they are highly domain specific and that's why reliability बहुत matter करती हैं in such competencies. Broad sampling की बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमें assessment हमारे सही तरीके से हो, हमारी जो enough and sufficient reliability हमें हासिल हो सके. इसमें फिर ये होता है कि ये एक रास्ता कंटेंट भी हो सकती है और अदर फैक्टर भी होते हैं जो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम होती हैं, केसेस होती है, एग्जामिनर, पेशेंट, सिटिंग, ये तमाम जो हैं कंटेंट के साथ साथ ये भी डिपेंड करती हैं, ये भी जो है इफेक्ट करती हैं रिलेबिलिटी को. सो ब्रॉड सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड to obtain the adequate reliability, and that broad sampling may be among across the content, and they be maybe across the other potential factors that cause error variance, such that the testing time, if one station, yeah, one students they have 3 minutes and the other have 6 times and the other have 4 minutes. So ये जो 3, 4, 6 minutes of अलग again, ये is it will cause as the if they will affect the reliability of the score. Number of cases, examiners, patients, sitting facilities, all these जो है they will affect the reliability of that test. अब जो है सैम्पलिंग है, अब दिस इज सपोज अ डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, और आप जो है टू मच उससे लेके आते हैं, या मतलब जितना उसको अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको वेटेज जितना दिया गया है और उस वेटेज के मुताबिक जो है आप इनसे डेटा लेके उनको दे देते हैं, सो स्टूडेंट्स विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल परफॉर्म गुड. बट समहाउ इस तरह कि हम उससे अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें से जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है कि जिसमें से 30% कंटेंट एक चैप्टर से वहां से सिर्फ 5 to 6% लिया जाता है, तो वहाँ पे जो कंटेंट होती है उस सही तरीके से फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेगी उस कंटेंट को. तो दैट्स वाई टेस्ट सैंपल जो है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट. और अगर ये आ जाता है तो इससे न सिर्फ उसकी रिलायबिलिटी इनहेंस होगी, बट उसके साथ साथ वैलिडिटी जो है ये भी हाई होगी.
मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक रिसर्च हुई थी कि जिसमें उन्होंने उसकी रिलेबिलिटी 20 स्टेशन आज की सर्जरी जो है मालूम की थी, और इसका अल्फा वैल्यू जो था दैट वाज 0.5। अब इसमें जो मीन था दैट वाज 139 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 8.75। तो यहाँ पे इफ वी चेक दैट जीरो अल्फा वैल्यू दैट इज क्वाइट लो, यानी यहाँ पे रिलेबिलिटी बहुत कम है। रिलेबिलिटी वैल्यू जो है अल्फा वैल्यू दैट इज बिटवीन 0 to 1, और जितना कम होगा, ये सपोज देयर इज 0.1 0.2, इट मीन लेसर द रिलेबिलिटी विल बी। और जितनी भी अल्फा वैल्यू जो है बढ़ती हैं, सो उतनी ही जो है रिलेबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है ये ज़्यादा होगी। सो नॉर्मली इफ इट इज 0.7 और मोर देन दैट इट्स कंसिडर्ड अ हायर रिलेबिलिटी। और अगर 0.7 से ये वैल्यू कम आती है अल्फा वैल्यू की, क्रोमबैक अल्फा जिसे भी कहा जाता है, कि जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इनके अंदर जो कंसिस्टेंसी है इसको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है द क्रोमबैक अल्फा। और ये अल्फा वैल्यू जो है ये डिसाइड करती है कि व्हाट इज द इंटरनल कंसिस्टेंसी है कितनी है। तो अमूमन ये पॉइंट ये 0 और 1 के दरमियान होती हैं, और इफ इट इज 0.7 और हायर सो इट इज अ गुड रिलेबिलिटी, गुड वैल्यू। सो इस वैल्यू को अगर हम देखें, सो इज नंबर ऑफ स्टेशन affect the reliability, often overall availability is quite low because often can't particularly run more than 20 station। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि ये जो स्टेशन है दैट टू मच 20 स्टेशन है, तो जितनी ज्यादा स्टेशन होंगी उतनी ही उससे उसकी थोड़ी सी रिलेबिलिटी जो है मुतासिर होगी। तो जैसे हमने पहले में कहा कि देयर आर नंबर ऑफ केसेस दैट मीन नंबर ऑफ स्टेशंस। सो ये भी जो है एक फैक्टर है विच विल इफेक्ट द रिलेबिलिटी। अब उसकी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसकी रिलेबिलिटी की जो है वो उसकी इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज करती हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ द होल ऑस्की, कि ये कितनी, यानी सपोज ये 2 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो जितनी टाइम जो है इंक्रीज होती है, जितनी ज्यादा टाइम लगेगी उतना ही जो है उसकी रिलेबिलिटी कम होती जाएगी। बट ऐसा भी नहीं कि ये 10-15 मिनट में आप करें। तो एक एवरेज होती है कि अमूमन इफ द टाइम इज बिटवीन 1.5 आवर टू या 2 आवर टू 3 आवर के दरमियान इफ द टाइम इज, तो यूजली रिलेबिलिटी अच्छी होती है। और अगर ये 2.5 या 3 आवर से बढ़ जाती है टाइमिंग, तो फिर थोड़ा सा जो है उसकी रिलेबिलिटी इफेक्ट होगी, इन्फ्लुएंस उसका होगा। द लेंथ ऑफ द स्टेशन, एक इंडिविजुअल स्टेशन की लेंथ क्या है ये भी जो है मैटर करता है। द नंबर ऑफ स्टेशन, हाउ मेनी स्टेशन देयर आर, डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स, उसमें से कंटेंट जो है ये वेरिएबिलिटी है उसमें, या जो डोमेन जो है इंटरेस्ट, वहाँ से जो कंटेंट बनाए गए ये अकॉर्डिंग टू द मैप है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट है, या वहाँ से जो है अंडर कंस्ट्रक्ट या अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी भी एक डोमेन। Training the examiners, if they are trained, so they will be higher reliability, and if they are untrained and they have no experience of running and conducting the OSCE, so obviously they will be lesser reliability। ना स्टैंडर्डाइज पेशेंट एंड स्टैंडर्डाइज पेशेंट ये दोनों जो है ये दे उसकी मुतासर करती हैं रिलेबिलिटी को। अच्छा, वहाँ पे फिर स्टैंडर्डाइज पेशेंट की जो एग्जामिनर्स होते हैं स्टेशन पे, उनका भी जो है इन्फ्लुएंस है रिलेबिलिटी पर। कंबाइनिंग द टेस्ट जो है इन सबको उसकी जो कंपाइलिंग है, अगेन दैट हैव an influence। A checklist and global rating scale, again this is the important कि if there is checklist and global rating में usually जो है एग्जामिनर्स ओवरऑल जजमेंट भी करता है कि ये जो बंदा है दैट इज एक्सेलेंट, दैट इज फेयर, या जो है ये मतलब फेल है, तो ओवरऑल वो भी जजमेंट कर देता है ग्लोबल रेटिंग में। जबकि चेकलिस्ट में ये नहीं होता। चेकलिस्ट में एक एक चीज जो कंपोनेंट होते हैं, आंसर इज ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स, और एक एक कंपोनेंट के फिर मार्क्स होते हैं, और इसको डू अनडू जो है वो लिख दे कि ये उसने किया है, ये उसने नहीं किया है, और अगर किया है तो उसकी इतनी 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स उसने 1 लिया है, 1.5 लिया है, 0.5 लिया है, 2 मार्क्स लिए कितनी है ये वहाँ पर चेक करेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेबिलिटी ऑफ द आस्की को। हाउ मेनी स्टेशन एंड हाउ लॉन्ग दे शुड बी, सो ये तीन ऐसे हैं विच आर रिलेवेंट टू द ड्यूरेशन
and these are the temporal variables. That is the length of the whole asking, the length of the station and the number of station. तो ये जो है बी जो है एक अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्टेशन। इस तरह टाइम जो है न टू शॉर्ट और इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि इसमें से दैट इज़ नॉट इनफ उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और नहीं इतनी ज़्यादा वक्त उसको देने चाहिए कि 3 मिनट में द टास्क कैन बी कंप्लीटेड, और वहाँ पे जो है 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट दी गई हैं। सो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें जो है कि आप टू मच और टू लेस जो है ये इन्फ्लुएंस करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द आस्किंग को। सो एक जनरल सी है कि द डिसीजन इज प्रैक्टिकल इशू 20 स्टेशन प्लस रेस्ट स्टेशन टेक यू 2 hours एट 5 minutes पर स्टेशन। अगर उसमें से अच्छा रेस्ट स्टेशन क्या है, समहाउ कुछ इस तरह भी होते हैं कि स्टेशन के दरमियान कि जिसमें से स्टूडेंट ने सिर्फ रेस्ट करना है, उसने कुछ नहीं करना है उस स्टेशन पे। देयर इज नो एक्टिविटी, द पेशेंट हैव टू बी सिट आइडल देयर एंड वेट फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम। जब वो टाइम कंप्लीट होता है, जिस तरह बाकी की रेस्ट टाइम था, या रेस्ट स्टेशन भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा और स्पेसिफिक टाइम को लेकर वो इन अदर वर्किंग स्टेशन पे जाएगा। तो अगर यहाँ पे 20 स्टेशन प्लस रेस्ट स्टेशन भी है और हर एक स्टेशन को 5 मिनट्स दी जाए, तो फिर दैट कैन बी कंप्लीटेड इन मोर देन 2 hour, 2 hours में ही कंप्लीट हो सकती हैं। अब ये भी है कि ये टाइम जो है इंक्रीज डिक्रीज दैट डिपेंड ऑन द कंटेंट कि, और इसलिए इसकी जो हमने स्टार्ट में बात की कि डिसएडवांटेज वन अब ये भी है कि अगर हम डिसएडवांटेज पर बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड इन्वेस्टर, ये वो मरहला है कि जिसमें से ये डिसाइड करना होता है कि चेकलिस्ट भी इसके लिए बनाना होता है, लेकिन ये कंटेंट के लिए कंटेंट को क्या रखना है और कितनी टाइम के लिए होगा और प्रोसीजर क्या होगी, ये रिटन होगा, ये सिमुलेटेड होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो है इसमें टाइम बहुत लगता है। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन ऑफ द आस्किंग। So if task can be done in 5 minutes by majority of candidates, adding extra time makes station no more reliable or valid, and that's to be keep in mind कि हमने उस टास्क के मुताबिक अगर ज़्यादा टाइम दिया तो भी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मुतासिर होगी, और अगर हमने कम दिया तो भी that will be negatively affecting the reliability and validity of the question of the content of the station. Some tasks take longer than 5 minutes to use such station consider first implications कि हमने ऐसे स्टेशन ये रखने हैं, अगर आपने हर एक को 5 मिनट देनी है तो फिर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं जो वहाँ पे सब्जेक्ट, वो ऐसे टास्क ना रखे जो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो गए। क्योंकि अगर एक टास्क 10 मिनट में मिनिमम 10 मिनट लेते और आप तो 5 मिनट लेते हैं तो कोई भी स्टूडेंट उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसकी असेसमेंट जो है वो बायस असेसमेंट होगी। सो दैट अगेन उसकी वैलिडिटी और रिलेबिलिटी मुतासिर होगी। अब वैलिडिटी या टेस्ट मुराद ये है कि जो पर्पस जो कंटेंट जो होना चाहिए उन तमाम कंटेंट जो है इसमें है, मतलब उससे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, और जो उस मकसद के लिए जो असेसर चेक करना चाहते हैं क्या वो वाकई उसमें चेक हो रही है। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट और वैलिडिटी ऑफ मेजर। So content is deemed appropriate by the relevant expert, और again relevant expert जो है subject specialist जो इसलिए जरूरी है कि they are known to उनको पता है कि what are the learning objective और रो curriculum और learning outcome के मुताबिक जो है according to blueprint जो है ये construction of the question करेंगे, तब जाके इसकी validity higher रहेगी। Test measure the characteristic knowledge and skill then it is intent to measure, और अगर वो जो इसकी इंटेंशन है जो तब दैट इज इंटेंट टू मेयर वही उसने अटेंड किया है, वही उसने अचीव किया है, सो इट मीन दैट विल गिव देम हायर वैलिडिटी। एंड इफ जो इंटेंशनली जो चेक क्या जा रहा था और वो नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली उसकी फिर वैलिडिटी कम होगी। परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क प्रेडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस एज वेल, एंड दैट इज वन ऑफ द की। इस तरह अगर है नहीं, सो देन देयर मे बी सम compromisation of the validity. So now our next objective or next agenda in this lecture, we are done with the advantage and disadvantages, purpose and format of asking. Now
what are the developmental principles, how it can be constructed, किस तरह जो है इसकी प्रिंसिपल कौन कौन सी प्रिंसिपल है, सही। तो सबसे पहले जो है ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से टास्क जो है यू वांट टू असेस, कौन से टास्क जो है ये वहाँ पर पॉसिबल है रिगार्डिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट्स, और कौन से टास्क होनी चाहिए कि उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिफोर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट हियर जहन में रखने की भाई व्हाट वी हैव द रिसोर्सेज, व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द कुरिकुलम, व्हाट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और डिसिप्लिन वाइज कौन कौन से डिसिप्लिन कौन से सब्जेक्ट के। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जहन में रखनी चाहिए, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे बनाने चाहिए कि जिसमें हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, नॉलेज नहीं, और स्पेसिफिकली इफ इट इज आस्क भी तो फिर तो उसमें आप नॉलेज थोड़ी सी चेक कर सकते हैं, बट इफ इट इज द आस्क देन कंप्लीट इट शुड बी रिलेवेंट टू द dealing with the patient, dealing with the management and pathology and diagnosis and examination of the different conditions. So this is the solution to all these problems, that is blueprinting. The blueprint are that content map. Content of the assessment should align with the learning objectives of the course. और इसमें अगर नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी वैलिडिटी जो है फिर मुतासिर होगी। स्टूडेंट प्रिपरेशन करेगी अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स, और उसका जो टेस्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स ही होगा। So that is important thing कि students should have provided the learning outcomes, और इनको जब टीचर्स कुछ जब वो टीच करते हैं तो उनको चाहिए कि वो टीचिंग से पहले उनको लर्निंग आउटकम डिस्कस करे, उनको प्रोवाइड करे, और फिर टीचिंग ही जो है उन्हीं लर्निंग आउटकम के मुताबिक करे, और टेस्ट जो है ये भी उस लर्निंग आउटकम के मुताबिक हो, तब जाके जो है ये एक वैलिड असेसमेंट टूल होगा। ब्लूप्रिंटिंग जो है इसके फायदे क्या हैं कि इट अलाउस मैपिंग ऑफ टेस्ट आइटम टू स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, and this blueprinting that ensure adequate sampling across subject area and skill domain, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें से हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट, हर एक डिसिप्लिन, हर एक सिस्टम से कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा, और हर एक को कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। सो ये सिर्फ पॉसिबल है द ब्लूप्रिंटिंग। तो ब्लूप्रिंटिंग जो है इस पर ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं जब हम एमसीक्यू डिस्कस, कि ये प्रॉब्लम जो है एमसीक्यू के साथ भी हो सकता है कि सपोज देयर आर 7 चैप्टर्स और आप 3-4 चैप्टर से पूरे एमसीक्यूज पेपर बना लेते हैं, बाकी 3 को आप टच ही नहीं करते, तो स्टूडेंट might they have deeply studied those 3 जिसको आपने एक्सक्लूड किया है, एंड पेपर उससे कम हो जो नहीं, तो ऑब्वियसली उनके असेसमेंट सही तरीके से नहीं होगी, दिस इज देन अनवैलिड वे, वैलिडिटी उसकी बहुत कम आएगी। तो ये पैथोलॉजी जो है दैट कैन बी effectively managed through the blueprint। मिसाल के तौर पर दिस इज जस्ट ब्लूप्रिंट, और ये टेबुलेटेड फॉर्म में होता है, and the blueprint they may be on the system based or discipline based. Just we can see here, these are the different systems: the cardiovascular system, the endocrine system, the gastrointestinal, the gastro system, the head and neck system, the neuro, musculoskeletal, and etc. एंड देन हर एक के अपने पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल history subject to examination including the diagnosis and the CVS, physical examination in the CVS, procedures, different procedures in the CVS, counseling, education of the patient suffering from any condition of the CVS, and then ordering the investigation. ऑर्डरिंग किस तरह हम जो है कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहले कौन सा करेंगे, कौन कौन सी जरूरी है, इस कंडीशन कौन से कंडीशन में कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है ये जरूरी है। तो ये तमाम जो है हेडिंग्स हैं, और इसमें फिर हम उसकी वेटेज देखते हैं। वेटेज देखने के बाद जो है फिर इसी वेटेज के मुताबिक जो है पेपर बनाना चाहिए, और ये ब्लूप्रिंट जो है स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि ये इसी के मुताबिक जो है अपनी प्रिपरेशन करे। अच्छा, this is another format of the OSCE blueprint which is discipline based। यहाँ पे अगर हम देखें so we can have different subjects, we can say discipline, that is the anesthesia and the critical care, the clinical pharmacology, the community health, the emergency medicine, the family medicine, and the musculoskeletal। so ये फिर उसकी history taking, for example procedure same
तो ये दोनों डिसिप्लिन बेस्ड हो सकते हैं और दे में भी द सिस्टम बेस्ड। और यहाँ पे फिर जो है फिर कि यहाँ से कितने परसेंट करेंगे ये, या सपोज एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर से वहाँ पर आप सिंपल जो है उसकी प्रोसीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर से आप डाल लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए भाई इसकी प्रोसीजर्स होंगी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से जो है वहाँ पर उसकी सपोज काउंसलिंग एजुकेशन है पेशेंट की, वो करेंगे। या एमएसके में आप जो है कंडीशंस होते हैं, इसमें आप हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मस्कुलर प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स। तो हर एक की उसकी एक्सपर्ट, और ये इसलिए हमने स्टार्ट में कहा था कि ये टाइप के साथ साथ जो है इसकी कंस्ट्रक्ट करने में टीम वर्क होनी जरूरी है, कि जिसमें एक एक्सपर्ट यानी टीम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होगा, साथ के साथ जो है वहाँ पर कुछ एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होगा। एवरी टीचर शुड बी ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट, दैट्स वाई अगर वहाँ पर एक प्रॉपर एक्सपर्ट मेडिकल एजुकेशनिस्ट नहीं भी है तो एवरी टीचर मेडिकल टीचर उसको एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट होना चाहिए। तो अगर इसकी बात जब क्वेश्चन आप एज अ टीचर जो है क्वेश्चन बनाएंगे, जब आइटम्स बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे टेस्ट के लिए, तो ये उसकी वैलिडिटी जो है ये बहुत हाई होगी। और इसमें ये होगी कि अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें नहीं होगी, यानी कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेटिव जो है कि जिसमें से बाज जो लर्निंग आउटकम्स है या ऑब्जेक्टिव्स है उस तो कवर हो जाते हैं, बाज जो थीम्स है उससे लिया जाता है और बाज जो है उससे नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वो तमाम इस कॉलम में तमाम के तमाम डिसिप्लिन होनी चाहिए जो इसके कुरिकुलम में है, और फिर हर एक से कुछ ना कुछ जरूरी यहाँ पे, तो इस मीन हर एक रिप्रेजेंटेशन होगी फिर इसमें। सपोज दिस इज an already filled ASCII format blueprint. We have different subjects: general surgery, vascular urology, neurosurgery, critical care, minor obs and orthopedics, and radiology. History from the standardized patient, physical examination of the standardized patient, procedures होंगी, counseling, X-ray diagnosis होगी, and then completion of different forms होंगी, टेस्ट होंगी। तो यहाँ पर अब देखिए सिर्फ जनरल सर्जरी के लिए क्योंकि टेस्ट बहुत जरूरी है इनिशियल, तो यहाँ मोनन ने उसको ठीक किया है कि दीज आर द इसमें इससे क्वेश्चन आएगा। तो इफ वी लुक इट हियर, अगर यहाँ पे देखिए सो दिस इज थ्री टेक्स्ट दैट मीन द वेटेज इसकी ज्यादा होगी। बाद में यहाँ पर ट्रू है, जैसे एक्सरे डायग्नोसिस ऑर्थोपेडिक्स में एक्सरे का बहुत बड़ा रोल है, यानी इफ देयर इज फ्रैक्चर्स हो गई है, डिस्लोकेशन हुई है, सबलक्सेशन हुई है, या वहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्चर की हीलिंग हो चुकी है, तो आप देखें कि भाई माल यूरिन तो नहीं है, डिलेड यूरिन तो नहीं है, तो सही तरीके से यूनियन हो चुकी है, तो इसके लिए वी नीड द एक्सरे। तो यहाँ पे जो है एम्फेसिस इज ऑन द एक्सरे। सिमिलरली इस तरह जनरल सर्जरी की फिजिकल एग्जामिनेशन जो ये जरूरी है, तब जाके जो है सर्जरी जो है, तो ये इस पर एम्फेसिस ज्यादा है। तो यहाँ पर हर एक ये डिसाइड कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, ये उसकी हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होती है इस सब्जेक्ट में, तो वो ही जो है ये उसकी ब्लू प्रिंट फॉर्मेट बना सकते हैं। और फिर इसकी अब यहाँ पे जनरल सर्जरी में अगर कोई स्टेशन में कंटेंट आती हैं, तो इसमें से सपोज दो क्वेश्चन फिजिकल एग्जाम के आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, ये इनमें से आ सकती हैं, बट दे विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसीजर एंड नो क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री इन द दैट आस्की। These are the possible stations. We will discuss the possible stations and the other detail in the next session. Thank you so much.